नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर हिंदी का चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, ये बाबू क्लास 10th का है। ठीक है, बिहार बोर्ड 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए है सर। ठीक है, जैसे कि हिंदी पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है सर, आपको पता है ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है इनके लेखक के बारे में भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले थोड़ा इस चैप्टर के बारे में बता दें सर, क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और कितने वीडियो में हम इसको ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सर इस चैप्टर का, मतलब हर एक चैप्टर का हिंदी में जितने भी है उसका 3 वीडियो अपलोड होगा। पहला क्या होगा, तो पहला में हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा सर क्या होगा, तो दूसरा में सर हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, तो तीसरा में हम सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हर एक चैप्टर का 3 वीडियो अपलोड होगा। पहला चैप्टर में सर उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा वीडियो में हम उसका जो है सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और तीसरा वीडियो में जो है सर इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर पार्ट 1, यानी इस चैप्टर को 61 वीडियो लेकर आए हैं, यानी एक ही वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरा क्लास कर देंगे। लेखक परिचय के बारे में भी पढ़ेंगे और पाठ के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा वीडियो आएगा सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और इसके बाद वीडियो उसका बाद आएगा सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम बात करते हैं सर इस चैप्टर के बारे में। जैसे कि आपको पता है सर कि हमारे बोर्ड एग्जाम में यानी बोले तो सर लेखक के बारे में ही पूछ देता है और चैप्टर के बारे में भी पूछता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए सर कि इस चैप्टर के लेखक कौन है। तो बाबू आप शायद उन्हें जानते होंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जो भारत का संविधान निर्माता है। ठीक है, जो सर हमारे भारत का जो है संविधान लिखे हैं। जैसे कि लेखक की बात करते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबू आप बोलिएगा सर कौन है लेखक, बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे सर इनके परिलेखक परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर लिखते हैं लेखक परिचय। क्या बाबू, लेखक परिचय। ठीक है, चलिए तो लेखक परिचय के बारे में सर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास बुक है। ठीक है, और इस बुक को हम पढ़ेंगे और इनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हमारे पास लेखक है सर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, तो सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, जीवन परिचय देंगे, शैक्षिक योग्यता क्या रहा इनके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि लिखा है सर, बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। क्या बाबू, यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि सर जन्म जो है इनका सर क्या हुआ था, बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर का जो है सर जन्म कब हुआ था। बाबू आप लोग कॉपी कलम जो है निकाल कर बैठिए, क्योंकि सर जो हम यहाँ पर बोर्ड पर जो लिखेंगे सर वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट करते रहिएगा। जन्म की बात करते हैं तो सर जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल। कब सर, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में सर हुआ था। अब सर कहाँ हुआ था इनका जन्म, ठीक है, कहाँ हुआ था, तो महू नामक स्थान पे। कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। क्या बाबू, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ये जो सर एक दलित परिवार में हुआ था, क्या कहते हैं सर, दलित परिवार।
दलित परिवार में हुआ था, यानी कहने का मतलब सर क्या हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था सर, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ये याद करिएगा। उसके बाद सर दलित परिवार, बाबू दलित परिवार का अर्थ क्या होता है, दलित परिवार यानी गरीब से गरीब परिवार में क्या बाबू इनका जन्म हुआ था, जिससे कि उस समय में दलित जितने भी सर गरीब दलित जाति थे उनसे क्या छुआछूत रखते थे, बड़ जात वाला, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा ये लगभग सर 100 साल पहले, ठीक है, यानी 1900 में 1800 में छुआछूत बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही सर इस चीज़ को ख़त्म किया, लेकिन फिर भी फिलहाल आज के समय में भी कहीं कहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हुआ था सर मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। अगर आपसे कोई पूछे सर मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, ठीक है। तो हम सर सबसे पहले इनके हम बात करते हैं सर कि जन्म तो हुआ था 14 अप्रैल 1891। अगर मृत्यु की बात करते हैं सर, इनकी मृत्यु सर कब हुआ था, इनकी मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका जो है क्या बाबू मृत्यु हुई थी। ये नोट करिए कहाँ हुई थी सर, ये भी लिख देते हैं दिल्ली में। कहाँ हुई थी सर, तो दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं सर इनकी माता का नाम क्या था सर, बताइए माता का क्या नाम है बाबू, तो इनकी माता का नाम है सर भीमाबाई मुर्बतकर सकपाल। क्या आपके एग्जाम में पूछेगा, भीमाबाई मुर्बतकर सकपाल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सर पिता का क्या नाम था सर, पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। क्या बाबू, रामजी मालोजी सकपाल, ठीक है। ये हो गया सर रामजी मालोजी सकपाल, इतना क्लियर हो गया जी, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़ा बातें हैं सर, आप याद रखिएगा। और हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है सर क्या, हाँ मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है सर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। क्या वो मानव मुक्ति के पुरोधा, मानव मुक्ति के पुरोधा। आपके एग्जाम में पूछता है सर मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव को कहा जाता है। क्या बाबू, भीमराव को कहा जाता है, ठीक है, नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ तो जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ गए। फिर वहाँ से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड का शहर है लंदन, वहाँ गए, ठीक है। तो क्या है सर, ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे सर बहुत गरीब, मतलब गरीब से गरीब, समझ रहे हैं ना, मतलब गरीब से गरीब परिवार में वो आते थे। तो इनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। तो इनके गांव का एक जमींदार व्यक्ति थे जिसका नाम था सर बड़ौदा नरेश। यानी बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, यानी बड़ौदा नरेश के कहने पर, यानी बड़ौदा नरेश जो है उनके पैसे दिए और कहे सर आप जाइए, आपको जहाँ भी इच्छा लगे पढ़ाई अपना करिए, आप पैसा का चिंता मत लीजिए, हम हैं सर। क्योंकि वो जमींदार थे, ठीक है, वो उस समय के, तो भाई उनके पास पैसा बहुत था, ठीक है। तो ये आप पॉइंट लिखिएगा सर यहाँ पर,
पॉइंट लिखिए जब बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा क्या बाबू, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर, क्या है सर, उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए सर, न्यूयॉर्क, ये सर अमेरिका का शहर है, अमेरिका, न्यूयॉर्क गए, फिर यहाँ से सर कहाँ गए, फिर वहाँ से लंदन गए, फिर कहाँ गए सर, लंदन, कह सकते हैं सर इंग्लैंड का शहर है लंदन, ठीक है, कहाँ गए सर, लंदन, इंग्लैंड का शहर है, इंग्लैंड, वहाँ गए, ठीक है। चलिए, तो बड़ौदा नरेश जो थे सर प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी सर कहाँ गए, न्यूयॉर्क, अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ गए, फिर वहाँ से सर इंग्लैंड का शहर है लंदन, वहाँ गए पढ़ाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक क्या लिखा है, पौराणिक और पूरा वैदिक वांड्रा अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। यानी सर एक व्यक्ति इतना पढ़े लिखे थे जो सर उन्होंने संस्कृत का धार्मिक भी रहे हैं, ठीक है, पौराणिक भी रहे हैं और पूरा वैदिक वाण्डयम थे और अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में भी उन्हें रहे हैं और अनेक मौलिक स्थापनाएं भी प्रस्तुत की हैं। बताइए सर कितना महान व्यक्ति थे वो और इतना पढ़े लिखे थे, आप पूछिए मत, ठीक है। अगला है सर, सब मिलाकर वे ऐतिहासिक मीमांसक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री, शिक्षावादी तथा धर्म दर्शन के क्या बाबू विख्याता बनकर उभरे। यानी सर आर्थिकी भी थे, समाजशास्त्री भी थे, शिक्षावादी, मतलब बहुत सारे थे, ठीक है। और उन्होंने सर क्या किए थे स्वदेश में कुछ समय वकालत भी किए थे। सर अगर आपसे कोई पूछे सर स्वदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वदेश में वकालत किए या फिर विदेश में वकालत किए, तो आप कहिएगा सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे स्वदेश में वकालत किए, ठीक है। तो पॉइंट में हम लिखेंगे सर स्वदेश में उन्होंने वकालत भी की, क्या बाबू, स्वदेश, विदेश नहीं सर, स्वदेश में वकालत भी किए, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे सर स्वदेश में क्या बाबू वकालत भी रहे हैं, स्वदेश में, विदेश में कि स्वदेश में, तो भैया स्वदेश में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सर, समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। यानी सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे अछूतों, पिछड़ों, निचड़ों, समझ रहे हैं ना, मजदूरों, स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से अधिकार देने के लिए सर इन्होंने बहुत संघर्ष किए। क्योंकि आज भी वही संघर्ष सर हम लोग किसी कुर्सी पर बैठ रहे हैं, कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, किसके वजह से, तो सर एक व्यक्ति की वजह से, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है।
चलिए उसके बाद सर कहते हैं उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। क्या बाबू, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो है अपने जीवन में अपने जीवन में 3 व्यक्ति को अपना गुरु मानते थे। ठीक है जी, वो 3 व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। यहाँ पर सर मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको सर नोट कर लीजिएगा, जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप कॉपी लेकर बैठे हैं तो सर हमारे साथ साथ लिखते चलिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा मिटा लिया जाए सर। चलिए तो क्या है सर, बोल क्या रहा है, उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। लिखेंगे सर पॉइंट में यहाँ पर देख करके, उनके जो है चिंतन व रचनात्मक उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः जो है सर 3 जो है प्रेरक व्यक्ति रहे। ठीक है, उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। सर कौन कौन, देखिए यहाँ पर कौन कौन। पहला है सर बुद्ध। कौन है सर? बुद्ध। दूसरे हैं सर कबीर, और सर क्या, और ज्योतिबा फूले। तो उनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सर भारत के संविधान निर्माता में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। साथियों ये जो थे सर संविधान निर्माता हैं। क्या बाबू? संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, क्योंकि भाई संविधान जो है इन्होंने लिख डाला भारत का। इन्हीं के वजह से सर हम कोई भी अनुशासित रूप से जो है कार्य करते हैं, किसकी वजह से? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वजह से, क्योंकि भाई इन्होंने संविधान लिख डाला, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सर क्या लिखा गया है? दिसंबर 1956 में इसकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में, आपको पहले भी लिखे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अनेक पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण। बाबू हम यहाँ पर इनके इम्पोर्टेंट सर रचनाएं, भाषण के बारे में लिखेंगे, जो आपके एग्जाम में बाबू हर साल पूछता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं सर पहले रचनाएं पुस्तकें जो भी है। पहला लिखिएगा द कास्ट इन इंडिया देयर। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म
देयर मैकेनिज्म, ठीक है। पहला है दो कास्ट इंडिया देयर मैकेनिज्म। दूसरा सर देखते हैं जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। जेनेसिस क्या बाबू? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरा सर बात करते हैं हम लोग द अनटचेबल, हु आर द अनटचेबल लिखेंगे सर, द अनटचेबल, द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स हु आर द, ठीक है जी, द अनटचेबल्स हु आर दे, ठीक है। उसके बाद है सर हु आर शूद्राज, ये नहीं पूछेगा सर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद है सर बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा क्या सर? बुद्धा एंड हिज धम्मा, क्या बाबू? बुद्धा एंड हिज धम्मा। उसके बाद कौन सा पुस्तक है सर? ये हो गया। उसके बाद है सर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये सर ये जो है इम्पोर्टेंट रचनाएं पुस्तक हैं, 1 2 2 3 4 5 6। ये जो सर 6 आप देख रहे हैं ना पुस्तकें, ये बहुत ज़्यादा सर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप याद करिएगा सर, दो कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, दो कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, सर इसी में से क्वेश्चन रहेगा, एक जरूर क्वेश्चन रहेगा सर इसी में से। दो कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा है द अनटचेबल हु आर दे, चौथा है सर बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, चौथा, पांचवा है सर बुद्धा एंड हिज धम्मा, और छठा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। ये सर 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे सर, यहाँ पर लिखा गया है सर बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण क्या है 92 नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में सर? 21 खंडों में जो है प्रकाशित हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा 21 खंडों में सर, 21 खंडों में प्रकाशित है, प्रकाशित है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया जी। अब हम आगे बढ़ेंगे सर, जैसे सर और भी है, यहाँ पर रहने देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। और देखो यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ललई सिंह यादव द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण जाति भेद का अच्छेद की किचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन जो है क्या बाबू
अटकी हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक क्या सर सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषम तात्पूर्वक सामाजिक आधारों रूढ़ों क्या है बाबू पूर्णग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विविधता की दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह क्या बाबू आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। ठीक है बाबू, अब क्या है देखिए, ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो थे बाबू, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये जो पुस्तक था, ये पाकिस्तान में एक लाहौर नामक स्थान है, आप लोगों को मालूम होगा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लिखे थे, ये भाषण है वहाँ पे देने के लिए सर। ठीक है, वहाँ पर लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर जे सर 1936 ईस्वी में, कब सर 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में सर लाहौर में भाषण देने के लिए इसको लिखे थे। तो कुछ कारणवश सर वहाँ पे जो है भाषण नहीं हो पाया, नहीं दे पाया। तो उसके बाद ये जो था सर क्या इसको सर एक नाम दे दिया गया जाति प्रथा के बारे में। ठीक है, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बाबू अगर आपसे कोई पूछे एनिहिलेशन ऑफ श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग बोलिएगा सर श्रम विभाजन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे सर ये जो थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये एक क्या है सर, डॉक्टर BR अम्बेडकर अंग्रेजी में लिखे थे, इंग्लिश भाषा में, तो इसको सर हिंदी में रूपांतरण कौन किया था, तो ललाई सिंह यादव। क्या बाबू याद रखिएगा, ललाई सिंह यादव। ठीक है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इंग्लिश भाषा में लिखे थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो इसको हिंदी रूपांतरण यानी हिंदी में कौन लिखा था, तो ललाई सिंह यादव जी ने लिखे थे। चलिए उसके बाद हम सर अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा सर पाठ शुरू होगा। तो ये था हमारा लेखक परिचय के बारे में। ठीक है, अब हम सर पढ़ेंगे पाठ के बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इसको सबसे पहले मिटा देते हैं सर। आप लोग सर लेखक परिचय बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे सर पाठ के बारे में। इस पाठ में क्या दिया है, क्या सर इसमें बोल रहा है, इससे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सभी को हम यहाँ पर लिखकर बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। यह विडंबना की बात है। क्या बाबू, पाठ को करते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम है सर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपको बता दूं श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब होता है बांटना, और जाति प्रथा का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म बताएं सर, मतलब कि इसका पूरा अर्थ बताएं। तो जाति के आधार पर काम को विभाजन कर देना यानी बांट देना श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहलाता है। ठीक है, यानी जाति के आधार पर बाबू, धर्म के आधार पर काम को बांट देना यानी विभाजन कर देना श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहलाता है। चलिए पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। यह विडंबना की बात है कि इस युग में यानी आज के समय में जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। बाबू बात सही है, इस युग में भी जो सर जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है जो जातिवाद को मानते हैं। ठीक है,
इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थक करते हैं, ठीक है जी। और समर्थक का एक आधार यह कहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। बाबू, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए आवश्यक किसे मानते हैं? तो सर श्रम विभाजन को मानते हैं। यानी श्रम यानी काम को सर बांट देना क्या बाबू? श्रम विभाजन कहलाता है। उसके बाद है सर आवश्यक मानते हैं चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। क्या अगर आपसे कोई पूछे सर श्रम विभाजन जो है, जाति प्रथा जो है सर किसका रूप है? तो भाई श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। क्या बाबू? श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है? तो आप कहिएगा सर जाति प्रथा। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का रूप जो है सर लिए हुए हैं, ठीक है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के वर्गों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत में जाति प्रथा की एक और विशेषता की है, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों के एक की अपेक्षा ऊंच नीच भी कराए देती है, जो कि विश्व में किसी भी समाज में नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए सर इस चैप्टर में बोला जा रहा है जैसे कि आज के समय में बहुत ऐसे लोग हैं जो जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक है, और कहते हैं सर जो ये जाति प्रथा जो है सर कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कार्य कुशलता के लिए आवश्यक किसे मानते हैं तो आप बोलिएगा श्रम विभाजन को मानते हैं। लेकिन अगर वही पूछे सर श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है तो आप बोलिएगा जाति प्रथा। तो सर ये सरासर गलती है, ठीक है। चलिए अगर आप सर जाति के आधार पर काम को बांटेंगे तो सर क्या श्रमिक विभाजन भी हो जाएगा। यानी उसका सर अगर भेदभाव होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई पंडित है और कोई यादव है, अगर पंडित को सिर्फ पूजा पाठ कराया जाएगा, यानी बोला जाएगा सर तुम पंडित हो तुम सिर्फ पूजा पाठ करो, लेकिन उसको जो है पूजा पाठ करने में अच्छा नहीं लगता है, उसको मतलब कि दूसरा काम में अच्छा लगता है, यानी जैसे कि पढ़ाई करने में टीचिंग करने में जो इसको अच्छा लगता है, तो भाई वो बिल्कुल पढ़ाएगा, वो पूजा पाठ क्यों करेगा बताइए। तो ये सब जो है सर ये नहीं मानते, ये कहते हैं सर नहीं, जो जिस जात का रहेगा उसी का काम करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यानी बाबू जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये अस्वाभाविक यानी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है सर। उसके बाद लिखे हैं क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कहने का मतलब बाबू अगर हमको पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, अगर हमको कोई बोलो जाओ भैंस चराओ, क्या हमको अच्छा लगेगा? हमको उसमें रुचि रहेगी क्या बाबू? उसको उस काम को करने के लिए क्या वो हमको इंस्टेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई जो मेरा मन जो हमारे काम करने में मन लगता है उसी को तो हम काम करेंगे, तभी तो भाई हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, पैसा भी कमा पाएंगे, ठीक है, और हमारा मन से उस काम को कर पाएंगे। वही बोल रहे हैं कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित जिससे वह अपने पेशा का कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। जी हाँ दोस्त, अगर हमको ज़िंदगी मिली है तो भाई हम काम को चुनेंगे सर, हमको किस में काम को कौन काम करने में सर हमको अच्छा लग रहा है, जो हमको अच्छा लगेगा वही तो हम काम चुनेंगे क्या सर। अगर हमको जिससे कि मान लीजिए कोई बोल दे सर आप गाय भैंस चराओ, तो भाई क्या अच्छा लगेगा? अगर हमको अच्छा लगेगा तो चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे, बिल्कुल बात है, वही बोल रहा है। उसके बाद सर लिखा गया ये सिद्धांत के क्या विपरीत जाति का दूषित सिद्धांत है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी
क्षमता की विचार बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशे निर्धारित कर दिया जाता है। बाबू, जो जातिवाद को मानते हैं वो सर, अगर किसी महिला के गर्भ में कोई बच्चा है सर, तो उस बच्चे का जन्म लेने से पहले बाबू उसका गर्भ में जो उसका पेशा निर्धारित कर देते हैं। यही कहते हैं सर, अच्छा वो ब्राह्मण जाति का है तो भाई भैंसा न चराएगा, कोई दूसरा काम थोड़ी करेगा। अगर वो यादव जाति का है तो भाई वो भैंसे न चराएगा, कोई अच्छा काम थोड़ी करेगा। अगर जो पंडित जात का अगर वो बच्चा रहेगा तो पूजा पाठ कराएगा, कोई भैंस थोड़ी न चराएगा। तो बाबू ये सब जो है अभी क्या है कि जो बच्चा गर्भ में रहता है तो उसको जन्म लेने से पहले ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये गलत बात है। उसके बाद देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के एक पेशे पर बांध देती है। जी हाँ दोस्त, अगर सर इस तरह रहेगा जातिवाद के आधार पर सर अगर आप काम को बांटेंगे तो सर जीवन भर क्या बाबू पेशे से बंध भी देती है, यानी वो पेशे से भाई उसी काम को करने लगेगा बाबू। तो ये गलत बात है, उसमें बांध दिया जाता है, यानी कहने का मतलब उस काम में सर वो बंध जाता है खुद, ठीक है। उसके बाद है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखो जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योगों धंधों की तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी असीमित परिवर्तन हो जाए तो इसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता है तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या विचार रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उनका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी व एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई पूछे सर कि भारत में जाति प्रथा जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। अगर आपसे कोई पूछे भारत में जाति प्रथा के जो सर प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है तो आप बोलिएगा सर बेरोजगारी, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। अगर आपसे कोई पूछे भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है तो आप बोलिएगा सर जाति प्रथा, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों के युक्त जाति प्रथा के श्रम विभाजन मनुष्य के स्वच्छता पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वावस्था करते हैं। ऐसा स्थिति स्वाभाविक मनुष्य को दुर्भावना से प्रस्त रहकर चालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है क्योंकि यह
मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोगों ने, चलिए यहाँ पर रखिए, इस चैप्टर में सर बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति का है सर, अगर कोई व्यक्ति, क्या बाबू, ब्राह्मण अगर कोई ब्राह्मण जाति का है तो सर सिर्फ पूजा पाठ करा सकता है। अगर कोई व्यक्ति यादव जाति का है तो सब भैंस का काम कर सकता है। क्या बाबू, भैंस चरा सकता है, दूध बेच सकता है। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि लोहार जो है सिर्फ लोहा का काम कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति शर्मा जो है सर, शर्मा लकड़ी का काम कर सकता है, बढ़ई कह सकते हैं, बढ़ई लकड़ी का काम कर सकता है, लकड़ी, ठीक है। देखिए ये जाति प्रथा जो सर क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति का है तो सिर्फ वो पूजा पाठ करा सकता है। अगर कोई व्यक्ति यादव जाति का है तो सर भैंस चरा सकता है, दूध दही का काम कर सकता है। तो भाई ये सरासर गलती है। अगर कोई व्यक्ति सर ब्राह्मण जाति का है, उसको सर पढ़ाई करने में अच्छा लगता है तो भाई वो पढ़ेगा सर, बताइए, पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा भाई। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति का है और उसको पूजा पाठ करने में अच्छा नहीं लगता है तो भाई उसको जाति प्रथा के बदौलत उसको क्या किया जाता है सर, जबरदस्ती पूजा पाठ कहा जाता है करने के लिए। अगर वो व्यक्ति जबरदस्ती सर पूजा पाठ कराएगा तो उस काम में उसको मन नहीं लगेगा, दिल से काम नहीं कर पाएगा, उस काम में उसका दिमाग नहीं लगेगा, वो उस काम में सर रुचि नहीं बढ़ेगा, ठीक है, यानी उस काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। तो भाई बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई पूजा पाठ कराने में उसको अच्छा नहीं लगता है तो भाई क्या दिमाग से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसको पढ़ने में अगर अच्छा लगता है तो भाई बिल्कुल पढ़ेगा वो, ठीक है। तो वही कहा जाता है, अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म से है, अगर वो जो काम में इंटरेस्ट रखता है, जिस काम को करने के लिए उसे अच्छा लगता है, जिस काम में उसका रुचि रहता है, वही काम करे तो भाई बिल्कुल अच्छा है। क्यों नहीं अच्छा है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से प्रश्न पूछते हैं जातिवाद के लोगों ने। तो देखिए, मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातिवादियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा। बाबू देखो, अगर आपसे कोई पूछे बाबू, सब स्वतंत्र रूप से जिए, सबका मतलब कि समान अधिकार हो, सब भाईचारे के समान हो, भ्रातृत्व हो, क्या अच्छा नहीं है? भाई बिल्कुल अच्छा है। इसमें क्या किसी चीज़ का आपत्ति हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है? सब समान रूप से रहेंगे, सबका समान अधिकार रहेगा, सब भाईचारे के रूप में रहेंगे, भाई बिल्कुल अच्छा है, यही तो चाहिए। उसके बाद देखिए, भाईचारे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं तो बिल्कुल आपत्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए, किसी को भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछनीय वर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। इस समाज की बहुविध हितों सबका भाग होना चाहिए तथा इस सबको उनकी रक्षा के प्रति सहज रहना चाहिए। सामाजिक जीवन आबंध संपर्क में अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है कि लोकतंत्र केवल शासन की एक
पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या, एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। चैप्टर समाप्त। देखो बाबू, यहाँ पर बोल रहा है सर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोल रहे हैं क्या बाबू, अगर कोई व्यक्ति भाईचारे के समान हो, यानी भाई भाई के समान रहे, क्या कोई दिक्कत हो सकता है? सब लोग संतुलित रहें, क्या वो कोई दिक्कत है? सब लोग का समान अधिकार है, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। उसके बाद एक शब्द है यहाँ पर, दूध पानी मिश्रण की तरह भाईचारे की यह वास्तविक रूप। अगर आपसे कोई पूछे सर दूध और पानी के मिश्रण की तरह क्या है बाबू, तो भाईचारा है। ठीक है, उसके बाद भाई, इसका रूप जो है क्या बाबू, भाईचारे का दूसरा रूप क्या है, तो दूसरा रूप है लोकतंत्र। भाई लोकतंत्र ये बहुत ज़्यादा क्या बाबू आवश्यक है। ठीक, लोकतंत्र होना चाहिए। सामाजिक जो है क्षेत्र जो है सर, इसमें सभी लोग समान रूप से, समान अधिकार से और समान समझते हैं, मतलब कि इसमें कोई छुआछूत ना हो, ये बहुत ज़्यादा क्या है बाबू आवश्यक बातें हैं। ठीक है, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं। तो इसी तरह से जो है ये सर पार्ट 1 खत्म होता है, इस चैप्टर को ख़त्म किया जाता है और इस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हम पढ़ लिए हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला वीडियो आएगा सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आएगा सब्जेक्टिव पर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।